Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you are interested to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is chemical thermodynamics. This is topic number 4 from Maharashtra State Board syllabus standard 12th. इस टॉपिक में जो हम सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो ये हैं। इनमें से कुछ सब टॉपिक्स ऑलरेडी हमने वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किए हैं। यदि आपसे वो वीडियो मिस हो गए हो तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। और आज जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क और इंटरनल एनर्जी। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क से। तो मैक्सिमम वर्क कब हम करते हैं सिस्टम पे, यह सिस्टम मैक्सिमम वर्क कब करता है और मैक्सिमम वर्क को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क सिस्टम कर रहा है, कोई भी सिस्टम एक पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करता है, करेक्ट। वो अमाउंट ऑफ वर्क कितना सिस्टम परफॉर्म करेगा वो डिपेंड करता है अपोजिंग फोर्स पी एक्सटर्नल पे, करेक्ट। क्योंकि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वॉल्यूम, तो या फिर इंटू फोर्स। तो आपका W कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके V P एक्सटर्नल पे, मतलब आपका एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स कितना है उस पे डिपेंड करेगा W। यदि ज्यादा होगा आपका अपोजिंग फोर्स तो ज्यादा वर्क डन होगा और आपका सिस्टम उतना ही ज्यादा वर्क डन करेगा जितना अपोजिंग फोर्स है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपोजिंग फोर्स दीजिएगा तो सिस्टम को उसको ओवरकम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। सपोज आपका अपोजिंग फोर्स है 0, इस केस में आपका सिस्टम कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि अपोजिंग फोर्स 0 है, पी एक्सटर्नल 0 है, तो सिस्टम को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है उसको अपोज करने के लिए और इसलिए वो वर्क ही नहीं करेगा। जैसे जैसे आपका अपोजिंग फोर्स 0 से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आपका सिस्टम को उतना ही धीरे धीरे काम भी करना बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अपोजिंग फोर्स बढ़ेगा तो उसको ओवरकम करने के लिए उसको और ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपका अपोजिंग फोर्स जब सिस्टम का मैक्सिमम हो जाएगा तब आपका सिस्टम एक्चुअली मैक्सिमम वर्क करेगा। तो यदि आपको आपके सिस्टम से मैक्सिमम वर्क करवाना है तो आपको अपोजिंग फोर्स मैक्सिमम रखना पड़ेगा। यदि आपका अपोजिंग फोर्स ग्रेटेस्ट है तो सिस्टम को और भी ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा उसको ओवरकम करने के लिए। बट आप याद रखिए, यदि अपोजिंग फोर्स ग्रेटर हो जाता है, ग्रेटर देन ड्राइविंग फोर्स, जो भी ड्राइविंग फोर्स है आपके सिस्टम का, तो सिस्टम बेसिकली हम क्या कंसीडर करते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो हम बेसिकली सिस्टम कंसीडर करते हैं एक सिलेंडर, उसमें गैस और गैस को पिस्टन से हम दबा रहे हैं। तो हमारा अपोजिंग फोर्स इस पिस्टन के ऊपर है, जो भी हम वेट रख के या कुछ प्रेशर से जनरेट कर रहे हैं, और जो हमारा सिस्टम है वो ये गैस है। तो यदि हमारा एक्सटर्नल जो प्रेशर है, जो अपोजिंग फोर्स है, यदि मेरा ड्राइविंग फोर्स P से बड़ा हो गया तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि मेरा पूरा प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है और मुझे अपना प्रोसेस रिवर्स नहीं करना है। तो मुझे ये ध्यान में रखना होगा कि मेरा अपोजिंग फोर्स मतलब P एक्सटर्नल बढ़ता जाना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि मुझे सिस्टम से मैक्सिमम वर्क करवाना है, इसलिए मेरा P एक्सटर्नल मैक्सिमम होना चाहिए, बट वो ड्राइविंग फोर्स से कम होना चाहिए। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि आपको यदि आपके सिस्टम से मैक्सिमम वर्क पाना है तो आपको आपका अपोजिंग फोर्स P एक्सटर्नल मैक्सिमम रखना है, बट वो हमेशा ड्राइविंग फोर्स से कम रखना है, थोड़ा तो कम रखना है, नहीं तो आपका जो प्रोसेस है वो पूरा रिवर्स हो जाएगा। यदि
आपका प्रेशर P गैस का डिफरेंट है P एक्सटर्नल से, तो जो भी आपका एक्सटर्नल प्रेशर जो आप ऊपर से अप्लाई कर रहे हो उससे आपका गैस का प्रेशर P अलग है, तो उसका डिफरेंस को कहेंगे डेल्टा P, क्योंकि P एक्सटर्नल और P दोनों अलग अलग है तो उसके डिफरेंस को डेल्टा P कहेंगे। इसलिए P माइनस P एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा P। P पहले क्यों लिखा है? क्योंकि मेरा गैस का जो है वो प्रेशर, मतलब जो प्रेशर है वो ज्यादा हमेशा होना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स प्रेशर हमेशा ज्यादा होना चाहिए एक्सटर्नल प्रेशर से, इसलिए P माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा P। तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P माइनस डेल्टा P। तो हमारा फॉर्मूला क्या था वर्क डन का? W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। बट अब मैं माइनस P एक्सटर्नल को किससे रिप्लेस करूंगी? P माइनस डेल्टा P से, तो हो जाएगा W इक्वल्स टू माइनस P माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V। डेल्टा P ये कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब मेरा P एक्सटर्नल और प्रेशर गैस का P दोनों भी डिफरेंट है। यदि मुझे मेरा वर्क मैक्सिमम चाहिए तो मुझे डेल्टा P स्मॉलेस्ट चाहिए। जितना कम रहेगा डेल्टा P का वैल्यू उतना P माइनस डेल्टा P ज्यादा होगा और उतना ज्यादा वर्क डन होगा, क्योंकि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर P। तो डेल्टा P जितना कम होगा उतना आपका P माइनस डेल्टा P का वैल्यू ज्यादा होगा, जिससे आपका वर्क डन मैक्सिमम होगा। तो यदि आपको वर्क डन मैक्सिमम चाहिए तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर और गैस के प्रेशर का जो डिफरेंस है उसे कम से कम रखना होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉलर होना चाहिए आपका ड्राइविंग फोर्स P से, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ तो डेल्टा P का वैल्यू बढ़ जाएगा, जिससे P माइनस डेल्टा P कम वैल्यू आएगा, जिससे W मैक्स कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको यदि मैक्सिमम वर्क चाहिए आपके सिस्टम से तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर को हमेशा कम रखना होगा ड्राइविंग फोर्स से, बट हमेशा छोटे से डिफरेंस से ही कम रखना होगा, ना कि बड़े डिफरेंस से। और ये डिफरेंस भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपको प्रोसेस को रिवर्सिबल नहीं कराना है ना। द मैक्सिमम वर्क जो ऑब्टेन होगा वो चेंज विथ थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल होगा, ठीक है, वो थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट ना एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। अब आपको एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है मैक्सिमम वर्क के लिए। तो अब आपको कंसीडर करना है कि आपने एक सिलेंडर लिया है, पहला वाला डायग्राम देखिए, इसमें आपने एक सिलेंडर लिया है, इस सिलेंडर में n मोल ऑफ आइडियल गैस लिया है, उसे फ्रिक्शनलेस रिजिड जो मूवेबल पिस्टन है उससे उसे प्रेस किया है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर मास रख दिया है P एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए। अब ये गैस आइसोथर्मली और रिवर्सली जो है उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो आपको याद रखना ये गैस कैसे बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। अब उसका इनिशियल वॉल्यूम है V1। ये प्रोसेस आप चालू रखिएगा, मतलब गैस का एक्सपांशन चालू रहेगा जब तक उसका वॉल्यूम V2 नहीं हो जाता, ठीक है। बट ये होने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स लगता है। देखो यहाँ पे स्टेप 1 से थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, फिर स्टेप 2 से और थोड़ा बढ़ा, फिर स्टेप 3 से और थोड़ा बढ़ेगा, स्टेप 4 से और बढ़ेगा जब तक वो V2 नहीं हो जाता। तो आपको इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V1, फाइनल वॉल्यूम V2। ये गैस कैसे एक्सपांड हो रहा है? आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। आइसोथर्मली इसलिए आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये पूरे स्टेप्स में, ये पूरे गैस के एक्सप्रेशन में आपका एक फिक्स टेम्परेचर होगा जहां वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 तक जाएगा, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। अब हर एक स्टेप में आपको क्या करना है, आपके एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल को धीरे 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 कम करते जाना है कि अंदर के प्रेशर जो गैस का प्रेशर है P उससे वो दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा बना रहे, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते जाना है, इसके लिए आपको क्या करना है, हर स्टेप में एक मास रिड्यूस करना है। तो यहाँ देख सकते हो स्टार्टिंग में हमने इतना सारा मास रखा है, फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा मास कम कर दिया, फिर नेक्स्ट केस में हमने इधर का भी मास कम कर दिया, नेक्स्ट केस में इधर का कम किया। मतलब धीरे धीरे आप मास को कम करते जाओगे, वजन उसमें से निकालते जाओगे, तो एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई हो रहा था वो कम होता जाएगा। और ये क्यों कर रही हूं मैं?
क्योंकि जैसे जैसे गैस एक्सपांड हो रहा है तो गैस का प्रेशर P, जो ड्राइविंग फोर्स है हमारा, वो गैस का प्रेशर भी कम हो रहा है, तो मुझे एक्सटर्नल प्रेशर को भी कम करना होगा, क्योंकि मुझे एक्सटर्नल प्रेशर यदि ड्राइविंग फोर्स जो P है उससे बढ़ गया तो मेरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, मुझे मेरा प्रोसेस रिवर्स नहीं करना है। इसलिए यदि एक्सटर्नल प्रेशर अंदर गैस का कम हो रहा है तो मुझे बाहर के प्रेशर को भी कम करना है, इसलिए मैं धीरे 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 वजन कम करती जाऊंगी इस पिस्टन से। इससे क्या होगा, अब गैस धीरे धीरे बढ़ेगा, उसका प्रेशर P भी डिक्रीज होगा, इसलिए मैं एक्सटर्नल प्रेशर P भी कम करती जा रही थी। अब एक समय आएगा जब गैस का एक्सपांशन होना बंद हो जाएगा। एक समय जब आएगा जब वो वॉल्यूम V2 अटेन कर लेगा और उसका एक्सपांशन होना पूरी तरह रुक जाएगा। तब हम कहेंगे कि गैस ने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम स्थापित कर लिया है अपने सराउंडिंग के साथ। ठीक है, और ये वॉल्यूम गैस का अब जो बढ़ता जा रहा है हर एक स्टेप में, वो बढ़ता जा रहा है dV से, मतलब बहुत छोटे अमाउंट से हर स्टेप में गैस का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो पहले V1 था, फिर V1 में प्लस dV1 हुआ, फिर प्लस dV2 हुआ, प्लस dV3, जब तक वो V2 फाइनल नहीं हो जाता है। तो आपको ये पूरे एक्सपेरिमेंट में याद रखना है आपने क्या किया है। एक सिलेंडर लिया है, उसमें गैस लिया है, वो गैस आइसोथर्मली रिवर्सली फिक्स टेम्परेचर पे अपना जो है एक्सपांशन करने वाला है। वो एक्सपांशन बहुत सारे स्टेप्स में करने वाला है। हर एक स्टेप में आपको एक्सटर्नल प्रेशर धीरे धीरे कम करते जाना है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर भी कम हो रहा है। और एक समय आएगा जब गैस एक्सपांड करना बंद कर देगा, वो तब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सराउंडिंग के साथ स्थापित कर लेगा। अब इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है हर एक समय पे, मतलब आपको वजन धीरे धीरे कम करते जाना है हर एक टाइम पे, हर एक स्टेप पे, जिससे उसका अंदर का जो वॉल्यूम है, जो अंदर का प्रेशर, वो सब कुछ एक बराबर से बढ़ता रहे और प्रेशर कम होता जाएगा और वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और आपको ये कब तक करना है, जब तक वो वॉल्यूम V2 ना अटेंड कर ले। जब गैस वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, जब वॉल्यूम ऑफ गैस धीरे धीरे बढ़ेगा बाय अमाउंट dV हर एक स्टेप में, तब कितना वर्क डन होगा, मतलब हर एक स्टेप में कितना वर्क डन होगा। तो हर एक स्टेप में वर्क डन होगा dW, मतलब D किसके लिए यूज किया जाता है, थोड़े से अमाउंट के लिए, तो थोड़ा सा वर्क डन होगा इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू dV, क्योंकि वॉल्यूम भी dV से बढ़ रहा है। तो आपके यहाँ पे हर एक स्टेप में, मतलब स्टेप 1 में कितना वर्क हुआ, dW इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल इंटू dV, वापस स्टेप 2 में उतना, तो हर एक स्टेप में आपका इतना ही वर्क डन होगा। जैसे कि गैस एक्सपांड हो रहा है रिवर्सिबली, तो P हमेशा ग्रेटर रहेगा, स्मॉल अमाउंट से ही सही, दैट इज P हमेशा ग्रेटर होगा P एक्सटर्नल से बाय अमाउंट dP। dP क्यों, मतलब दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो P माइनस P एक्सटर्नल इक्वल्स टू dP, इसलिए P एक्सटर्नल क्या हो गया, P माइनस dP। तो ये याद रखना है आपको, P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P माइनस dP। अब इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है इस फॉर्मूले में, तो dW इक्वल्स टू माइनस P माइनस dP इंटू dV, विच इज इक्वल टू, अब आप इसको सॉल्व करो, dV को इस P से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस P dV, फिर dV को dP से सॉल्व करो तो प्लस dP dV। बट dP dV है बहुत छोटा वैल्यू, क्योंकि प्रेशर भी बहुत थोड़े से डिफरेंस है और वॉल्यूम भी, इसलिए आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि बहुत छोटा है। इसलिए अब dW इक्वल्स टू हो गया माइनस P dV। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, वर्क डन फॉर ईच स्टेप के लिए dW इक्वल टू माइनस P dV, हर एक स्टेप के लिए हो गया ये। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क पता लगाना है, तो हर एक स्टेप के लिए कितना है, इतना वर्क डन है हर एक स्टेप के लिए। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो वॉल्यूम V1 से V2 बढ़ा, इसका मतलब आपको हर एक स्टेप का dW को ऐड करते जाना है। करेक्ट। अब हर एक स्टेप के dW को जब आप ऐड करोगे तब आपको एक फाइनल मिलेगा जो होगा मैक्सिमम वर्क डन। इस मैक्सिमम वर्क डन के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्टेप को ऐड करना है ना एक दूसरे से। तो अब dW विथ इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल टू PdV विथ इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2। देयरफॉर W मैक्स, क्योंकि
इनिशियल W से फाइनल W तक, मतलब W मैक्स, मैक्सिमम वर्क डन, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V1 V2 टू PdV। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन आपने 11th में पढ़ा है, वो क्या था? PV इक्वल्स टू nRT, करेक्ट। इसलिए आपका अब P मतलब क्या हो गया? P इक्वल टू nRT अपॉन V, क्योंकि PV इक्वल्स टू nRT मींस P इक्वल्स टू, therefore P इक्वल्स टू nRT अपॉन V। इसलिए W मैक्स इज इक्वल टू, अब आपको P की जगह ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो P की जगह मैंने क्या लिखा? nRT अपॉन V और इधर dV। अब nRT को मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, अब इधर है मतलब इसके इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया, तो बच गया dV अपॉन V, और यहाँ पे टेम्परेचर T कांस्टेंट है क्योंकि हम आइसोथर्मली गैस एक्सपैंड कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसलिए अब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो हो जाएगा माइनस nRT ln V V1 टू V2। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा माइनस RT ln V2 माइनस V1। अब ln को आप ये सॉल्व करोगे, मतलब ln का साइन को ऐसे ब्रैकेट से बाहर निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा V2 डिवाइड बाई V1। अब आपको ln को निकालना है, उसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए अब ये हो जाएगा माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। बट आपको पता होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये भी हमने 11th में पढ़ा है। कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे P1 V1 हमेशा P2 V2 को इक्वल है, इसलिए V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V2। मतलब अब मैं V2 V1 की जगह P1 P2 भी सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो यदि मेरे क्वेश्चन में वॉल्यूम से रिलेटेड दिया हुआ है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगी W मैक्स के लिए, यदि प्रेशर से रिलेटेड दिया हुआ है तो W मैक्स के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगी। ठीक है, तो आपका बेसिकली W मैक्स का फॉर्मूला क्या है? माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1 इन केस ऑफ वॉल्यूम। प्रेशर के केस में W मैक्स इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है। तो पहला प्रॉब्लम, 2 moles of an ideal gas is expanded isothermally and reversibly। जब भी isothermally and reversibly ये वर्ड आ गया तो आपको W मैक्स वाला अभी जो फॉर्मूला हमने देखा वो यूज करना है। फ्रॉम, अभी यहाँ वॉल्यूम के टर्म्स में दिया हुआ है क्योंकि लीटर यूज किया है, 20 to 30 लीटर, मतलब आपका ये क्या हो गया? V1, ये हो गया V2, ये हो गया N। नाउ कैलकुलेट द वर्क डन, R दिया हुआ है, तो W मैक्स इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। मुझे N पता है 2 मोल्स, T पता है 300 केल्विन, V1 पता है, V2 पता है, R पता है। सारे वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, बस इसे सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा जो है माइनस 2023 जूल। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कीजिए और ये मिल गया आपको माइनस 2.023 किलो जूल। नेक्स्ट, 22 gram of CO2 are compressed isothermally and reversibly at this temperature। ठीक है, तो 22 ग्राम आपका CO2 कॉम्प्रेस किया गया है isothermally and reversibly at this temperature from initial pressure this, when work done is this, find the final pressure। तो आपको प्रेशर के टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए, तो प्रेशर के टर्म्स में आपका फॉर्मूला क्या है? W equals to minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2। बट अब मुझे N निकालना है। ये देखिए उन्होंने ग्राम दिया है ना कि मोल्स, तो आपको इस ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट है 22 ग्राम, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट है 44, क्योंकि कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का है 16, तो 12 इंटू 2 इंटू 16
12 प्लस 2 इंटू 16, इसको सॉल्व करोगे तो 44 आएगा। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट है 44, 22 डिवाइड बाई 44 इज 0.5 मोल। तो मोल मिल गया, टी पता है मुझे, इनिशियल प्रेशर पता है मुझे वर्क डन पता है, पर मेरा वर्क डन किलो जूल में दिया है, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको जूल में मिल जाएगा। अब आपको क्या पता लगाना है, सिर्फ P2। तो मुझे W पता है, N पता है, R पता है, R फिक्स वैल्यू लर्न करना पड़ेगा आपको, T पता है, P1 पता है, अब P2 पता लगाना है। तो आपको ये सब वैल्यूज सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये मिलेगा, दैट इज वर्क डन 12,000 जूल is equal to minus 2.303 into 0.5 mole into 8.314 J into 2098 into log to the base 10 100 किलो पास्कल अपॉन P2। अब ये सबको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा log to the base 10 100 पास्कल किलो पास्कल अपॉन P2 इज इक्वल टू, आपको ये वैल्यू मिलेगा। इसे सॉल्व करोगे तो आपको अभी ये वाला आंसर मिलेगा, बट यहाँ पे लॉग का सिंबल निकालना है तो आपको नेक्स्ट साइड लेके उसको एंटी लॉग निकालना होगा, तो एंटी लॉग आपको ये मिला, करेक्ट। तो अब P2 इज इक्वल टू 1000 किलो पास्कल डिवाइड बाय एंटी लॉग जो भी आंसर मिला था, और ये हुआ 263.4 किलो पास्कल। तो P2 ये हुआ आपका। नेक्स्ट, 300 millimole of an ideal gas occupies 13.7 decimeter cube at 300 Kelvin। तो अब आपका N क्या है, 300 मिलीमोल। आपका वॉल्यूम क्या है, V1 है 13.7 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर T क्या है, 300 केल्विन। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन गैस इज एक्सपांडेड अंटिल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय दिस। मतलब इंक्रीजेस बाय दिस, ये वर्ड देखिए, इंक्रीजेस बाय दिस मतलब डेल्टा V दिया हुआ है आपको, मतलब इनिशियल प्रेशर V1 और V2 का डिफरेंस दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब आपको किस किस केस में वर्क डन पता लगाना है। पहला, आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.3 बार, मतलब आपका प्रेशर भी कांस्टेंट है और आइसोथर्मल भी है। तो उस केस के लिए आपको जनरल एक फॉर्मूला यूज करना होगा, W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। आपको अभी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है क्योंकि उन्होंने कांस्टेंट प्रेशर दिया है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। तो अब इस केस में डेल्टा P का वैल्यू क्या आएगा, तो इस केस में डेल्टा P इज इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर उन्होंने दिया हुआ है 0.3 बार, एंड डेल्टा V इज 2.3 क्योंकि डेल्टा V का भी वैल्यू दिया है। तो देयरफॉर W इक्वल्स टू माइनस 0.3 बार इंटू 2.3 डेसीमीटर क्यूब, और इसे सॉल्व करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर आंसर आएगा, दैट इज माइनस 0.69 डेसीमीटर क्यूब बार। तो ये हुआ आपका मैक्सिमम वर्क, बट पर आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना है, इसलिए इंटू 100 जूल, तो हो गया माइनस 69 जूल। नेक्स्ट केस है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो आइसोथर्मली और रिवर्सिबली आपका वर्क डन कितना है। तो आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली के लिए वर्क डन के लिए ये वाला फॉर्मूला है, W max इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। N पता है मुझे 300 मिलीमोल, जिसे मुझे मोल में कन्वर्ट करना होगा, तो 300 इंटू 10⁻³ तो 0.3 मोल हो गया। T मुझे पता है, ठीक है, मुझे V1 पता है 13.3, तो मुझे यहाँ पे V1 भी पता है 13.7, सॉरी V2 पता लगाना है। तो V2 क्या है, 2.3 से ज्यादा, तो 13.7, एक मिनट, हाँ, तो V2 क्या हुआ 13.7 प्लस 2.3 तो हो गया 16। तो आपका V2 क्या हो गया 16। तो मुझे V2 भी पता है, अब मैं सारे वैल्यूज मेरे फॉर्मूले में डालूंगी, तो मुझे 2.303 पता, N पता है, R पता है, T पता है, V2 पता है, V1 पता है, सब में सॉल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा आंसर माइनस 116.1 जूल। नेक्स्ट है इनटू वैक्यूम। वैक्यूम में मैक्सिमम वर्क कितना है, तो वर्क इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा पी, पर वैक्यूम में तो पी एक्सटर्नल 0 है, इसलिए वर्क डन भी 0 है। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, तो आपको याद रखना पड़ेगा, हर एक सब्सटेंस इस यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंस है, हर एक सब्सटेंस के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है।
ये एनर्जी उस सब्सटेंस के अंदर स्टोर होती है और इसलिए उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो जितने भी सब्सटेंसेस यूनिवर्स में, सब में एक एनर्जी स्टोर है और उसकी वो इंटरनल एनर्जी है, और उस इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी कोई भी सिस्टम जो अंडर स्टडी है उसका इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। मतलब उस सिस्टम में जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल प्रेजेंट है, हर एक पार्टिकल में कुछ तो काइनेटिक एनर्जी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है, वो दोनों का जो सम होगा वो सम होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसलिए डेल्टा यू अब जो है इज इक्वल टू U2 माइनस U1, जहां पे U1 एंड U2 होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट एंड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो आपका कोई सिस्टम है, सपोज अगेन गैस है जो पिस्टन से एक्सपांड हो रहा है, इसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी सपोज U1 है, और नेक्स्ट जब वो एक्सपांड हो गया तब उसका इंटरनल एनर्जी है U2। तो डेल्टा यू क्या होगा, U2 माइनस U1। नाउ यू जो होता है इंटरनल एनर्जी, वो स्टेट फंक्शन, आपको याद रखना होगा। इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। जैसे वर्क और हीट क्या था, पाथ फंक्शन, वो पाथ पे डिपेंड करता था, बट इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है और वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब कोई भी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज वर्क और हीट, आपका एनर्जी वर्क के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में यदि ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सिस्टम, देन द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी अकर, मतलब कोई भी इंटरनल एनर्जी के चेंज के लिए आपका जो हीट या वर्क के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होना चाहिए। यदि आपको डेल्टा यू पता लगाना है, द एनर्जी सप्लाइड टू और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम नीड टू बी मॉनिटर। यदि आपको डेल्टा यू का पता लगाना है कि कितना आपके सिस्टम से हीट या वर्क एक्सचेंज हुआ है, चेंज हुआ है, तो आपको आपके सिस्टम को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। ठीक है, द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम बाय हीटिंग इट और परफॉर्मिंग वर्क ऑन इट इज एडेड टू द सिस्टम। आपको याद रखना है कब आपके सिस्टम में ऐड होने वाला इंटरनल एनर्जी, यदि एनर्जी ट्रांसफर हुआ है सिस्टम में, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ है इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब आपके सिस्टम का हीट बढ़ गया है या कोई वर्क परफॉर्म किया गया है आपके सिस्टम पे, ठीक है, ना कि आपके सिस्टम से। ये दो डिफरेंस है। आपके सिस्टम पे यदि कोई वर्क परफॉर्म किया गया है या आपके सिस्टम का हीट बढ़ गया है, तो वहां पे आपके सिस्टम में एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऐड हो रही है। बट सपोज आपका सिस्टम अब ठंडा पड़ रहा है या आपका सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है, मतलब आपका सिस्टम क्या कर रहा है, सराउंडिंग के ऊपर वर्क परफॉर्म कर रहा है, या फिर ठंडा पड़ रहा है मतलब वो हीट दे रहा है, उस केस में आपके सिस्टम से एनर्जी रिमूव हो रही है और आपको माइनस करना पड़ेगा। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स में आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। यदि 30 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, आपका सिस्टम है, उस सिस्टम को मैंने कितना एनर्जी दे दिया, 30 किलो जूल एनर्जी दिया है, मतलब आपके सिस्टम का हीट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस केस में आपका इंटरनल एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा, वो ऐड होगा, तो आपका जो भी इंटरनल एनर्जी होगा सिस्टम का उसमें 30 किलो जूल ऐड होगा। सपोज 20 किलो जूल अब मैं उस सिस्टम पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है, मैं 20 किलो जूल का वर्क उस सिस्टम पे कर रही हूँ, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी 20 किलो जूल से बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे भी डेल्टा यू क्या है, प्लस 20 किलो जूल। बट सपोज अब इसका अपोजिट, आपका सिस्टम अब 10 किलो जूल हीट बाहर दे रहा है, आपका सिस्टम ने क्या कर दिया, 10 किलो जूल हीट बाहर सराउंडिंग को दे दिया, और उसने साथ ही साथ सराउंडिंग के ऊपर 15 किलो जूल का वर्क कर दिया, ठीक है, मतलब सिस्टम अब दे रहा है। अब ये देखो सिस्टम ने क्या किया, 10 किलो जूल का तो हीट दे ही दिया और 15 किलो जूल का वर्क भी कर दिया सराउंडिंग पे, इसका मतलब टोटल 10 प्लस 15 25 किलो जूल का उसने जो है सिस्टम ने एनर्जी लूज की है। तो आपके इंटरनल एनर्जी से इस केस में -25 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आपके पास कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, आप फ्रीली उसे asiadout04@gmail.com पे कर सकते हो, या फिर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। और जाने से पहले, द केयर एंड अटेंशन दैट यू गेट फ्रॉम अदर्स is a gift of your own character. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.